हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ख़त्म कर लेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी वीडियो होगी और ये ख़त्म हो जाए, टॉपिक ही छोटा है, ठीक है। उसके बाद मैं जो अरिथमेटिक के टॉपिक हैं वो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, और शायद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी वो मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट ही करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे को कुछ बातें बतानी थी, उसके लिए नई स्क्रीन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसी पर बता देता हूँ। देखो, मेरे को ये बातें बतानी थी भाई, भूल ना जाऊँ, एक बार मैं लिख लूँ। एक तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली है जिसमें जो रूटीन है वो ख़राब होता है तो आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं रूटीन के टूटते ही, जिसके अंदर मैंने बताया है कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और कोई भी काम हम करेंगे जिसके अंदर अगर हमारे नॉर्मल से थोड़े से भी ज़्यादा एफर्ट लग रहे होंगे तो उसमें रूटीन कभी कभी टूट जाता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस का पार्ट है, उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना। जिस गलती के कारण टूटा है, जो भी हुआ है उसको ऑब्जर्व करो, क्यों टूटा है। मैंने कोई निकम्मापंती करी है, मैंने इन द सेंस आपने आपका रूटीन टूटा है तो है, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर था, तो उसको नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि उससे रूटीन ना टूटे। हफ्ते में एक दिन या आधे दिन का, अगर एग्जाम बिल्कुल पास होता है तो हम आधे दिन का ऑफ ले सकते हैं हफ्ते में, अदरवाइज हम एक दिन का ले सकते हैं। आप एक दिन का ऑफ ले लो हफ्ते में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होएगा, क्योंकि अगर आप ऑफ नहीं लेते हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, फिर लगातार 2-3 दिन का टूटता है तो बात वहीं पर आकर गिर जाती है। तो हफ्ते में एक दिन हल्का रिवीजन कर लिया, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दे लिया, बाकी दिन फैमिली के साथ बैठ गए, थोड़े से बाहर घुमाए, हल्की सी तैयारी कर ली, बिल्कुल टच नहीं थोड़ा, लेकिन बहुत हल्का सा काम कर लिया है। और कभी भी कोशिश करनी है, एक दिन रूटीन टूट जाए तो अगले दिन मतलब उसकी चेन नहीं बनने देनी, पॉइंट रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगले दिन फिर रूटीन टूट जाए, चेन नहीं बनने देनी। एक बार कुछ गड़बड़ हो गई तो कोशिश करनी है जिम का रूटीन हो, पढ़ने का रूटीन हो, किसी और मल्टीविटामिन ले रहे हो, कोई दवाई ले रहे हो, आपको प्रॉब्लम है उसका रूटीन हो, एक दिन टूट जाए तो कोशिश करनी है कि भैया अच्छा ये टूट गया, सतर्क हो जाओ कि अगले दिन नहीं टूटने देना है, नहीं तो फिर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। रूटीन टूट गया तो उससे जल्द से जल्द हम ठीक ट्रैक पर आने की कोशिश करें, ताकि जो हो गया वो हो गया, वो सबके साथ होता है, आप कोई अलग से गिल्टी नहीं है, सबके साथ ऊपर नीचे होता है। हो सकता है जिस दिन आपका रूटीन बना था आपके दोस्त का उस दिन टूटा हुआ था, आज आपका टूट रहा है आपके दोस्त का बना हुआ है, और आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, तू तो पढ़ लिया 8 घंटे, मैं तो रह गया। अरे जिस दिन आप 8 पढ़े थे वो बेचारा वो बीमार पड़ा था, ठीक है। एंड नंबर 2, एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा था कि सर जो पुराने क्वेश्चन है वो मैंने कर लिए हैं, तो क्या मैं सिर्फ नए क्वेश्चन कर लूँ। सिर्फ नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन बहुत बार कर लिए हैं। देखो, अगर आपने बहुत बार क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं फ़ायदा एक रहेगा। और कि मैं टीयर 2 के लिए सिर्फ नए क्वेश्चन कर लूँ क्या, टीयर 2 का जो बैच है वो ना देखूँ क्या पूरा, और सिर्फ नए क्वेश्चन कर लूँ। तो मैं आपको अपने बैच के अंदर मेनली, आपको क्या लग रहा है, मेन जो अपने बैच का इम्पैक्ट है वो क्वेश्चन सॉल्विंग मैं करवा रहा हूँ, या फिर आपके सिलेबस को स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आपके सिलेबस को कंप्लीटनेस दे रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर और कंप्लीटनेस का रिजल्ट क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हाँ, चीज़ें वाकई में आसान हैं, चीज़ें वाकई में मैंने करी हैं, और कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप ठीक डिसीजन लेते हो पेपर के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं भी होता, अब ये नहीं है कि ये टीयर 2 बैच करके आप 30 में से 30 के क्वेश्चन कर दोगे, अब ये भी नहीं है कि नहीं करोगे। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी टॉपिक कितना भी बढ़िया कर लो, ये नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता जो आपसे नहीं होएगा, जो आपसे विद इन टाइम नहीं होएगा। हो सकता है आप पहली बार किसी क्वेश्चन को देखो तो आप 5 मिनट में कर दो, पर पेपर में 5 मिनट हैं क्या, नहीं है। वहाँ पर अपनी ईगो पर लेने का टाइम है क्या, नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करने का टाइम है। तो मान लो पेपर के अंदर फॉर एग्जांपल अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नया है, आपने पहली बार देखा है, अगर आपको कोई 5-7 मिनट दे तो आप कर दें, लेकिन यहाँ पर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो भाई अगर उसने अलजेब्रा में ऐसा दे दिया तो वो ट्रिग्नो में नहीं देगा। अगर उसने अलजेब्रा मान लो उसने 3 क्वेश्चन नए देने हैं, तो एक अलजेब्रा में दे दिया, एक परसेंटेज में दे दिया, आप ले रहे थे पार्टनरशिप को हल्के में कि उड़ा डालेगा तेरा भाई,
एक पार्टनरशिप में दे दिया, एक इक्वेशन आया पार्टनरशिप का, उसका दे दिया। आप वहां पर सोच रहे हो यार पार्टनरशिप तक नहीं हुआ सर, पार्टनरशिप तक नहीं हुआ, मेरी तो तैयारी बहुत वीक हो गई इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद। नहीं भाई, उसने जो ये 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन देने थे, उसने वे ऐसी ऐसी जगह डाले कि आपको जो आसान लग रहा था वो भी डिफिकल्ट लगा। आप सोच कर गए थे कि ज्योमेट्री बहुत मुश्किल आएगी, वहां पर वो इजी क्वेश्चन का नंबर आ गया आपकी शिफ्ट में, उसने इजी वाले डाले वहां पर कि ज्योमेट्री बहुत इजीली होगी, मेरी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है ना, उसने वहां पर आसान डाले, इतनी भी अच्छी नहीं। ठीक, तो कुल मिलाकर बात क्या है, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूं और आप कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस है, गली में घूमेंगे तो एक्सीडेंट ही करवा लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, रास्ता साफ दिखेगा। मान लो आपको साफ साफ रास्ता दिख रहा है, कमरे में मैंने अंधेरा कर दिया और बोल रहा हूं चलो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा कॉन्फिडेंस है, खुद भी चोट खाओगे, किसी और को भी चोट मार दोगे, और बंदा कमरे में होगा तो फुल कॉन्फिडेंस से चलोगे तो। लेकिन मैंने लाइट ऑन कर दी, कमरे में कितनी भी भीड़ हो, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आप चलेंगे। उसके लिए कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, उसके लिए मोटिवेशन क्या चाहिए, रास्ता दिख तो रहा है। तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ की क्या प्लेस है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि मॉक के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उतना खास रिलेवेंट नहीं है, या फिर वो डिफिकल्ट साइड पर आता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ना तोड़ पाए। वो फिर कॉन्फिडेंस, मान लो वो क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रहा है, मतलब कि आप तोड़ रहे हो अपने कॉन्फिडेंस को उसके कारण, तो गलत कौन है, आप गलत हो। भैया उसने 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट डालने थे, तो उन 4 क्वेश्चन से आप कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो, तो गलत कौन है, आप गलत हो। पहले तो 30 में से 26 क्वेश्चन करो, एंड में उन 4 को देखना है, और 26 भी मत करो, फर्स्ट राउंड के अंदर तो 17, 18, 20, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन करो जो सीधे स्ट्रेट हो रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आते हैं कई बार वो भी पहली बार नहीं दिख रहे होते, तो उनको राउंड 1 में करेंगे क्या, क्यों करेंगे राउंड 1 में भाई। बार बार फोन आ रहा है, एक बार 1 सेकंड मुझे दो यार। चलो, तो क्लियर है, समझ में आ गई। और मेरे को एक और बात बतानी थी, रूटीन टूटने वाली यूट्यूब पर डाली है, ये देख लेना। और तीसरा क्या बताना था भाई, मतलब बताते बताते ही दिमाग में आया था। चलो ये मोर देन एनफ है, अब तीसरा क्या बताऊं। तो हम अपने कोर्स के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि नए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो नए तरीकों से दे रहा हूँ, नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, वो तो बोनस है, जनरली वही होता है कोर्सेज के अंदर। लेकिन हम साथ में मेन काम ये कर रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी काम है। जिसको आप प्राइमरी मान रहे हो ना, वो तो साथ के साथ हो रहा है, ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा, वो तो हो रहा है। बट प्राइमरी काम ये है, ये सिलेक्शन दिलाएगा। और उसके बाद जो अपना मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके लिए मैं बार बार वीडियो बता चुका हूँ कि यूट्यूब पर है, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, उसको अप्लाई करो बार बार। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर दूँ अभी अपना हाइट एंड डिस्टेंस। चलो तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंसेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, 2 ट्रायंगल्स होती हैं अपनी क्वेश्चन के अंदर, 2 ट्रायंगल्स होती हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स की एक साइड जो है वो कॉमन होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रायंगल है थीटा 90 90 माइनस थीटा, इसको मैं क्या बोलूँगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल है थीटा 90 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है। तो है तो ये एक ही ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल कौन कौन से हैं, थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा इसको और आसानी से पहचान पाएंगे, हैं तो दोनों ट्रायंगल एक जैसी, इनके अंदर हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं, आप ऐसे पहचान पाएंगे। एग्जामिनर ऐसे बोलता है कि एक पोल है, उस पोल के इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा एक पॉइंट से, तो भैया मिला थीटा। उस पोल के उधर से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो ये वाला एंगल, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकले हैं, कौन से, पूरक कोण निकले हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है देखो, अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक इस पोल की हाइट h है, और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस a है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस b है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, या फिर h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी।
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींच देंगे तो ये चीज पहले करवा चुका हूं कि नहीं, कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू DC करवा चुका हूं। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, यहां से तो ये पोल जो खड़ा होगा वो तो 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा। ये क्या होएगा, ये थीटा डैश या फिर 90 माइनस थीटा बोल दो, ये थीटा होएगा तो ये पूरा 90 का हो गया। तो सेम सिचुएशन यहां पर हो गई कि नहीं होगी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको दिखा दी है तो चीज इजी, ये नॉर्मली दिखती नहीं बच्चों को। अब ये चीज मैंने यहां पर दिखा दी, तो अब इसी फिगर को वो अलग अलग तरीके से दे सकता है। ठीक, ये बात अब समझ में आ गई। दो ट्रायंगल हैं जिनके अंदर सेम एंगल हैं, या फिर ऐसे मान लो यहां पर थीटा है तो यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो ये जो कॉमन साइड है, जो हाइट है, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दैट्स इट। अब इसी ट्रायंगल को वो ऐसे भी दे सकता है। पोल को मैंने इस पॉइंट से देखा, पोल को मैंने इस पॉइंट से देखा, तो यहाँ से तो ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ऐसे बताता है एग्जामिनर कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये थीटा है तो मैं इसको बड़ा नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको लिख देता हूँ थीटा डैश। ठीक है, तो मेरे भाई ये अगर पोल की हाइट है, ये कॉमन साइड है जो दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, ये अगर H है, ये A है, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर B है ये, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि 30 60 90 वाली ट्रायंगल, ये 60 है, ये 30 है, तो ये √3 है, ये 1 है, ये 3 है। इस सिचुएशन को यूज करने के कितने तरीके थे एग्जामिनर के पास, बहुत सारे। ऐसे ही इसको यूज करने के हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एक पोल है इधर से देखो इधर से देखो, तो ये तो मैंने एक क्वेश्चन रटवा दिया, नहीं। सिचुएशन को समझो। ये सिचुएशन जहां पर भी होगी झंडे गाड़ देंगे हम इस कंसेप्ट से। समझ में आ गई बात, क्लियर है? बार बार ये यूज होगा, आए हुए क्वेश्चन है उनको करने का आसान तरीका निकाल। तो एक तो ये चीज ध्यान रखो। एक दूसरी चीज, कई बार हमारे जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, उनके अंदर उत्तर कोट थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा इस फॉर्मेट में होता है। तो उन क्वेश्चंस को आसानी से करने के लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा बस। क्या, कि मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, इसके सामने अगर ये H है, अगर थीटा के सामने वाली साइड की लंबाई मैंने मान ली H, जनरली मैं H क्यों मान रहा हूं, जनरली हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए ट्री, H मान ली मैंने, है ना। तो ये जो बेस है इसकी लंबाई हो जाएगी H कोट थीटा। क्यों सर, देखो जनरली वो परपेंडिकुलर और बेस को यूज कर रहा होता है क्वेश्चन के अंदर। बताने को तो मैं इसकी बता दूं, इसकी बता दूं, सबकी बता दूं और बहुत तरीके से बता दूं। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं आपके पास आया हूं, आसान करने के लिए आया हूं, है ना। बताने को बहुत सारी चीज़ें हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा काम की है, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव है और इसे काम भी चल सकता है, किसी और की हमें ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स इट। तो देखो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर और बेस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये क्या है बेस, ये क्या है हाइट, मतलब कि परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस को क्या रिलेट करता है, मुझे बेस निकालना है, मुझे हाइट पता है, मुझे बेस निकालना है। तो भैया इसका टेन थीटा निकाल लो, कोट थीटा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। मान लो आप बोलोगे मुझे तो टेन ही स्ट्राइक होएगा, कोट क्यों, बढ़िया बात। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस इधर गया, बेस इज इक्वल टू ये टेन थीटा इधर जाएगा और इसको मैंने ऊपर के ऊपर रखना है, वैसे तो नीचे चला जाएगा, अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो कोट बन जाएगा। तो बेस की लंबाई हो गई H कोट थीटा। अगर थीटा के सामने H है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो थीटा के नीचे होगा H कोट थीटा। इस साइड की लंबाई है H कोट थीटा। मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि बार बार हमें टेन थीटा यूज नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर। देखना मजा दे देगी ये चीज आपको क्वेश्चंस करने में, बहुत ही जबरदस्त। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा मैं बहुत सारी चीजें आपको रटवा सकता हूं, लेकिन जो रिलेवेंट है वो करवाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये करिए जी, देखना। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इस x मीटर। एक पिलर है 9 मीटर का, एक पिलर है 16 मीटर का। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये 9 है, ये 16 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज x मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप्स
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर, दूसरे टावर के बॉटम से, दूसरे पिलर के बॉटम से जो इनके टॉप के जो एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, दो ट्रायंगल हैं, कैसी हैं? दो ट्रायंगल हैं जिनके अंदर देखो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होंगे यहाँ पर जी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होंगी, नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर राइट एंगल तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल में होएगा, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होएगा, एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा होएगा, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल तो सेम होंगे। कुल मिलाकर अगर एक एंगल थीटा, एक 90 माइनस थीटा बता दिया, एक ट्रायंगल का थीटा, एक का 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री बता दिए, तो आप सिचुएशन को पहचानने के लायक होने चाहिए। सारे एंगल देखने की जरूरत है, अब पहचानने के लायक होने चाहिए कि अच्छा भैया कॉम्प्लीमेंट्री वाली सिचुएशन आ गई, तो जो कॉमन लंबाई है, कॉमन लंबाई इन दोनों में क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है, इसको उसने बताया है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। देखो मैंने आपको ये चीज समझाई थी ऐसे करके, अब उसने इन दोनों ट्रायंगल्स को फ्लिप कर दिया ना, तो लंबाइयां तो वही रहेंगी, लंबाइयों का रेशियो तो वही रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, जो कॉमन वाली है, अगर ये h है, ये a है, ये b है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ऐसे याद कर लो, या h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, कैसे भी याद कर लो, एक ही बात है। तो जो कॉमन वाली है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ये है कॉमन वाली, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 नहीं में 144, अंडर रूट 144, दैट इज ऑप्शन सी। सर अगर हमने ऐसे नहीं करना तो कैसे कर सकते हैं? इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा निकालो, ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा निकालो, क्या हो जाएगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9 अपॉन एक्स एबीसी में। अब ट्रायंगल बीसीडी देखो, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या है? ये थीटा है, इसका tan थीटा निकालो। अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 16, तो आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बट यहाँ पर हमें डायग्राम बनाया नहीं कि उत्तर आया। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 अंडर रूट 144 12। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आपने समझना है तो किसकी ज़रूरत है? आपको टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम दो, कि मैंने एक सिचुएशन बताई थी, दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और एक साइड कॉमन होएगी, ये जो कॉमन है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट। ये तो हाइपोटेन्यूज हो गए, हाइपोटेन्यूज को तो हम कहीं पर लेते ही नहीं है इन कंसेप्ट्स में। ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, 2 points P and Q are at the distance of x and y where y is greater than x, ठीक है, respectively from the base of a building and on a straight line. If the angle of elevation of the top of the building from P and Q are complementary, then what is the height of the building? तो ये दो तरीके से बन सकता है, सेम साइड पर बता रखे हैं, अलग अलग साइड पे, तो दो तरीके से डायग्राम बना सकते हो आप। क्या पूछा इसने? देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट पूछिए। देखो ये बिल्डिंग है, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q। जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पर है, जो पॉइंट Q है वो y डिस्टेंस पर। उसने बता रखा है क्या अलग अलग साइड है, नहीं बता रखा, तो ठीक। तो और उसने क्या बता रखा है, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड Q आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा डैश है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाली सिचुएशन आ गई। तो इसकी हाइट अगर मैं h अज्यूम कर लूँ, h इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, या फिर कुछ बच्चे इसी डायग्राम को ऐसे बनाएंगे कि ये है बिल्डिंग, ये है पॉइंट P, और उसने क्या बताया है, y जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो पॉइंट Q दूर है, ये है पॉइंट Q, ऐसे बनाएंगे। तो ये डिस्टेंस है x, ये जो पॉइंट Q का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है y। तो आप दो अलग अलग तरफ पॉइंट बना लो या एक तरफ पॉइंट बना लो। उसने पूछी है हाइट क्या है, तो हाइट वही रहेगी, यहाँ से भी यहाँ से भी। डायग्राम इस क्वेश्चन में दो तरीके से बन सकते हैं। तो एक्चुअल में हमने देखना क्या है, हमने ये देखना कि ये वो वाली सिचुएशन है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री वाली। हाँ जी, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, आ गया मज़ा। जो कॉमन साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये पूरा y, x इंटू वाई, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर, ओके। द
द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर, एक पोल की हाइट दूसरे से डबल है। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट 2h है और बीच में डिस्टेंस इनके 60 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो मिडल पॉइंट है यहाँ पर, इससे जो टॉप्स के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री बता रखे हैं उसने। ये अगर थीटा है तो ये थीटा डैश है, तो वही सिस्टम है और ये मिडल पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर अपने सामने दो ट्रायंगल बनी है, दो ट्रायंगल बनी है, ए बी सी और सी डी ई। दोनों में ये एंगल थीटा, ये थीटा डैश है ना, थीटा 90 थीटा डैश, थीटा थीटा डैश 90, सेम ट्रायंगल बनी है और एक साइड कॉमन होती है, मैंने आपको बताया। तो इनमें कौन सी कॉमन है? उसने सी को मिड पॉइंट लिया है तो ये कॉमन हो गई ना भाई, बी सी और सी डी की लंबाई सेम होगी। वैसे उसने पूरा डिस्टेंस कितना बताया था? उसने पूरा डिस्टेंस बताया था 60, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 30। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो साइड कॉमन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो दो साइड्स बच गई h इंटू 2h। तो यहां पर देखो मैंने अपनी तरफ से कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें यह मैटर करता है कि मेरी समझाने की स्किल कितनी है। कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें यह मैटर करता है कि मेरी समझाने की स्किल कितनी है, प्लस सामने वाला कितना एफर्ट मार रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा समझा दिया है। अब इस सिचुएशन को जब मैं उसको बार बार यूज कर रहा हूं, उसको मैंने एक बार समझा दिया, अब मैं उसी को बार बार यूज करूंगा, उसको मैं बार बार टेन थीटा करके रिक्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने जल्दी उत्तर निकालना है। तो यहां पर आप टाइम देकर आप समझना इसको, ठीक है। मैं उसी सिचुएशन को बार बार यूज कर रहा हूं, अगर समझना है तो। 2 से काट दिया भैया 15 पर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 30। तो 30 को भी मैं ऐसे देख ही सकता हूँ 15 इंटू 2, है ना। तो h क्या हो जाएगा? 15√2। क्या पूछा है उसने? द हाइट्स ऑफ द पोल 15√2 और 30√2, ऑप्शन डी। बताओ टाइम कितना लग रहा है? आगे बढ़ जाएं। 2 posts are x मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, ठीक है। If from the midpoint of the line joining their feet, observer finds the angular elevation of the tops be complementary। क्या बोल रहा है? 2 पोल हैं, एक की हाइट दूसरे से डबल है, ठीक है। ये अगर h है तो ये 2h है, और ये एक दूसरे से x मीटर दूर हैं, और यहाँ मिड पॉइंट जो है इससे इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वही सिचुएशन होगी, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी x/2, ये भी x/2, पूरा डिस्टेंस x है। ओके, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली ट्रायंगल हो गई। हाँ जी सर, कॉमन कौन सी लंबाई है इन दोनों में? ये वाली। तो ये जो कॉमन वाली है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो का प्रोडक्ट, यानी कि h इंटू 2h का पूछत रहे। देन दी हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, छोटे वाले पोस्ट की हाइट यानी कि h की वैल्यू, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 8, इसका मतलब h इज इक्वल टू x/2√2। तो आंसर इज ऑप्शन सी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा हूं, एक तो क्वेश्चन करवा रहा हूं, दी बेस्ट मेथड जो अवेलेबल है उससे करवा रहा हूं। अगर आपको कभी ये भी लगे ना कि नहीं इस क्वेश्चन का दी बेस्ट मेथड एक और अवेलेबल है, तो ये मत सोचना कि मेरे को वो पता नहीं है, मेरे को वो पता है, मैं किसी न किसी रीजन से नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि पूरे कोर्स के अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि भैया उनका शायद और बेस्ट मेथड अवेलेबल है, वो भी रेयर है, ठीक है। वो मैं कुछ दिनों में उसके ऊपर आ ही जाऊँगा अगर कोई नई चीज़ हो सकती है तो। क्यों ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार मैं हर एक बैच में, अगले बैच में जब मैं कराता हूँ ना, मैं थोड़ा सा इंप्रूव होता हूँ, अगले बैच में फिर थोड़ा सा इंप्रूव होऊंगा, तो सभी होते हैं वो। तो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट एट दिस टाइम ये बेस्ट है, बेस्ट अवेलेबल, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो नए मेथड्स, बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड मेथड मेरे से ही 6 महीने पहले पढ़ेंगे, उसके कंपैरिजन में बढ़िया मेथड वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट साथ में स्ट्रक्चर दे रहा हूँ भाई, कंप्लीटनेस की फीलिंग दे रहा हूँ, जिसके कारण चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होंगी। The angles of elevation of the tops of 2 pillars of height h and 2h from a point P on the line joining the feet of 2 pillars are complementary if the distance of the, देखते हैं, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट 2h है,
इनके फुट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है P, उससे इनके एंगल्स के टॉप देखें तो हमें क्या मिले, एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वाली सिचुएशन है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पिलर्स फ्रॉम पॉइंट P आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो पहले कौन से का जिक्र किया था, h हाइट वाले का, इसी का डिस्टेंस मिलेगा पहले, h हाइट वाले का, रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं ना, ठीक। तो x एंड y, तो क्या यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वाली ट्रायंगल मिली दो, थीटा 90 थीटा डैश थीटा थीटा डैश 90, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन मिली दोनों ट्रायंगल के अंदर, कोई लंबाई कॉमन मिली नहीं, कहाँ मिली, h है, x है, 2h है, y है, सर नहीं मिली। यहाँ पर क्या करें, टेन थीटा को इक्वेट कर दो दोनों ट्रायंगल से, कोट थीटा को इक्वेट कर दो दोनों ट्रायंगल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो दोनों का टेन थीटा इक्वेट कर देते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x। इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा क्या होगा, मैं टेन थीटा डैश नहीं बोल रहा, टेन थीटा, तो थीटा तो ये होएगा, थीटा डैश मैंने लिखा था 90 माइनस थीटा को, तो थीटा तो ये है, तो टेन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, और बेस ये होएगा। आपको ये मैं बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर एंगल के सामने और बेस इसके ऊपर बना हुआ है, तो y/2h। तो वैसे हमें बताना क्या है, अच्छा जस्ट एक कंडीशन दी है, तो ये इधर ऊपर आएगा 2h² = xy, यही से कुछ बना होगा, ये रही, जरूरी नहीं है ऐसे देगा, ऐसे दे देगा h² = xy/2, तो वो तो सेम ही चीज है, ऑप्शन सी। समझ रहे हो। ए वर्टिकल टावर, अब ये किस तरह के क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ गए जब हमारा उत्तर जो है tan अल्फा कोट अल्फा इस फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज करना बताया था, क्या कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि भैया अगर ये वाला एंगल अल्फा है और इसके सामने अगर h है, तो ये जो बेस है ये h कोट अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को यूज़ करेंगे और बहुत ही जल्दी उत्तर निकालेंगे। पहले आप यूज़ करो। A vertical tower stands on a horizontal plane and surmounted by a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a flagstaff of height h। एक टावर है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ यानी कि झंडा है, ये झंडे का डंडा है, उसको हम फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। इसकी हाइट जो है वो h है। ओके, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, इस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ना ये टावर, है ना, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज इक्वल टू अल्फा। ओके, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और फ्लैग स्टाफ के टॉप का जो है दिस इज इक्वल टू बीटा। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट क्या हुई। तो मैंने आपको जो रिपीटेटिव सिचुएशन है उनके लिए ये बता दिया कि फर्स्ट तरीका क्या होएगा। अब ये कोई रिपीटेटिव सिचुएशन नहीं है तो इसके लिए उत्तर नहीं रटवाऊंगा, इसके लिए बताऊंगा कि कैसे करना होएगा, कैसे इजीली कर पाओगे बिना बर्डन। हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है BDC और ADC। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सी है, सर DC है कॉमन साइड, तो DC की लंबाई इक्वेट कर दो, खत्म करो बात। इस वाली ट्रायंगल के अंदर, अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ट्रायंगल BDC में ये अगर अल्फा है तो अब हाँ एक और बात, यहाँ पर हमने निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो हमने निकालनी है उसकी तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू माननी पड़ेगी। सपोज मैंने कैपिटल H मान ली, तो अब ट्रायंगल BDC में अगर अल्फा के सामने H है तो बेस की लंबाई क्या होगी, H कोट अल्फा, तो DC की लंबाई क्या होगी, H कोट अल्फा। अब दूसरी ट्रायंगल में DC की लंबाई निकालो। दूसरी ट्रायंगल में ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये पूरा है H प्लस H। ठीक है, अगर बीटा के सामने H प्लस H है तो बेस की लंबाई क्या होगी, बेस की लंबाई होगी सर H प्लस H कोट बीटा। वही चीज यूज कर रहा हूं, एंगल के सामने जो भी लंबाई होगी बेस की लंबाई होगी दैट इनटू कोट ऑफ दैट एंगल। ठीक है, अब उत्तर दो तरीके से निकल सकता है, कोट बीटा में भी हो सकता है, थोड़ी सी नजर मारनी पड़ेगी, या tan बीटा में भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी उत्तर ऐसे भी होता है, दो ऑप्शन tan में है, दो ऑप्शन कोट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम किसी भी एक में निकाल लेंगे, अगर उत्तर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में कोट को 1/10 कर देंगे। ठीक, अब इसको करते हैं। देखो उत्तर tan में है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोट को उधर भेजूंगा, कर दिया चली गई है तो कोट को भेजना ही पड़ेगा।
इस कोट को उधर भेजूंगा, इस कोट को इधर भेजूंगा, तो ये कोट इधर आकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan बीटा और ये हो जाएगा h प्लस एच tan अल्फा, क्योंकि वो tan में है। ठीक है, मुझे निकालना है कैपिटल H, उस पर नजर रखो। तो कैपिटल H इंटू tan अल्फा, मन ही मन में मैं इसको इधर लेकर आया। ठीक, मन ही मन में मैं इसको इधर लेकर आया और स्मॉल h इंटू tan अल्फा इसको मैं वहां छोड़कर आ गया। ठीक है, जब मैं कैपिटल H और tan अल्फा को इधर लाया तो इधर भी कैपिटल H है और मुझे कैपिटल H कॉमन लेना पड़ेगा। मुझे कैपिटल H वाली सारी चीजें एक तरफ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। क्यों सर? क्योंकि हमें कैपिटल H निकालना है। उस वाली सारी चीजें एक तरफ इकट्ठी करके उसको कॉमन लेकर सारी चीजों को दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। तो कैपिटल H tan अल्फा को मैं इधर लाया तो इधर हो गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। जैसे ही मैंने कैपिटल H कॉमन लिया तो उस tan बीटा माइनस tan अल्फा जो इधर ब्रैकेट में रखा उसको नीचे भेज दो। ये बातें कर रहा हूं मैं आपके मन के अंदर जो चल रही है वो है ना, मन की बात कर रहे हैं हम। अब अपने देश के PM कर रहे हैं तो हम भी छोटी सी मन की बात कर लें। तो दिस इज दी आंसर। अब यहां पर हो सकता है कि भैया आप कोट के अंदर निकाल लो चीजें और फिर बाद में पता चले अरे ये तो tan में था, या तो यहीं से फिर tan में बदल लो क्वेश्चन को और अलग से सोल्व कर लो, या फिर यहीं पर tan को 1/कोट कर सकते हो। मेरे ख्याल यहां से करना ठीक रहे। The angles of elevations of the top of a building from the top and bottom of a tree। एक ट्री है उसके टॉप और बॉटम से एक बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे थे हम। ट्री के टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो मिला x, और इस ट्री के बॉटम से देखा तो मिला y। ठीक, इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज h, और ये जो ट्री की हाइट है ये है h, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट जो भी आपको निकालनी है ना उसको मान लो आप कैपिटल H। ठीक है, अगर ये पूरा कैपिटल H है और ये H है तो इसके सामने भी H होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी H माइनस H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, अपने पास दो ट्रायंगल हैं। अब खुद करने की कोशिश करो भाई, मेरे सहारे मत रहो। दो ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC और ADE, और हमें पता है BC इज इक्वल टू DE, तो इक्वेट कर दो। एक ट्रायंगल से BC की लंबाई निकालो, एक ट्रायंगल से DE इक्वेट करो। ठीक है, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में x के सामने अगर h माइनस h है x के सामने, तो इस बेस की लंबाई क्या होगी, बेस की लंबाई होगी h माइनस h कोट x, और यहाँ पर y के सामने ये पूरा कैपिटल H है तो DE की लंबाई क्या होगी, h कोट अल्फा, यानी कि h कोट y। उसी चीज को यूज कर रहा हूँ बार बार। ठीक, तो कैपिटल H की वैल्यू निकालनी, और यहाँ पर कोट में है मामला, कोट में रखूंगा मैं। ठीक है, तो कैपिटल H वाली सारी चीजों को दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं ये करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये माइनस H है ना, ये माइनस स्मॉल h है, इसको मैं उधर भेजूंगा। मन ही मन में करेंगे ये काम, लिख कर नहीं करना हमने। तो देखो ये कोट x अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो कैपिटल H इंटू कोट एक्स माइनस स्मॉल h इंटू कोट एक्स। स्मॉल h इंटू कोट एक्स को मैंने उधर भेज दिया तो स्मॉल h इंटू कोट एक्स उधर चला गया। ठीक, अब कैपिटल H इंटू कोट y इधर आएगा, तो कैपिटल H इंटू कोट एक्स यहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है, तो कैपिटल H कॉमन लेंगे तो कोट एक्स माइनस कोट y हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है तो इस काम को क्या करो, मन में करो, हर एक क्वेश्चन के अंदर इसको मन में, डर लग रहा है तो मन में करो, और एग्जाम में अगर आप ये लोगों कि गलत हो जाएगा तो वहां पर लिख लेना एक स्टेप, यहां पर मन में करो। ये बताओ, the angles of elevation of the top of a building and the top of a chimney on the rooftop of the building from a point on the ground are x and 45। ये बोल रहे हैं एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक चिमनी है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ ए चिमनी, एक पॉइंट से इन्होंने बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा और चिमनी का देखा, तो बिल्डिंग का कितना मिला, बिल्डिंग का मिला हमें x, और चिमनी के टॉप का हमें कितना मिला, चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिला 45। ठीक है, एक ट्रायंगल की तो हमें वैल्यूज पता है 45, 45, 90,
दूसरे में x है। ठीक, देखेंगे क्या करेंगे। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट तो h मीटर है। ये तो चिमनी की हाइट बतानी है, चिमनी की हाइट कैपिटल H मान ली मैंने। अब ये मत बोलना बिल्डिंग की हाइट बड़ी होती है, मेरी मर्जी कैसे भी मानो, क्या कर लोगे तुम। मैं तो कैपिटल H मानूंगा छोटी हाइट। ठीक, चलो देखो जोक्स अपार्ट। अब देखो तो अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ACD और BCD। दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड कॉमन है, जो भी कॉमन है उसकी लंबाई इक्वेट कर दो दोनों में ना। तो बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, बड़ी वाली ट्रायंगल में अगर ADC इस ट्रायंगल में 45 के सामने है H प्लस H, ये पूरा पूरा कितना है H प्लस H ही है। तो 45 के सामने H प्लस H, तो इधर भी H प्लस H दूसरे 45 के सामने, ये भी तो 45 होएगा। ठीक है, अब x के सामने है स्मॉल h, तो इस बेस को हम कैसे लिखते हैं, बेस को लिखेंगे h कोट x। तो इस बेस को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, h कोट x और h प्लस h। वही किया है मैंने। क्या किया बताओ, BC की लंबाई इक्वेट करी है दोनों ट्रायंगल की। क्या निकाला हमने, कैपिटल H निकालना है। तो कैपिटल H निकालना है तो इसको इधर भेज दो, h कोट x माइनस h इक्वल टू दिस h कोट x माइनस h। तो जनरली क्या होता है पता है, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें बच्चे को लगता है कि भाई वो लगा रहता है बेचारा, तुक्के से एक दो स्टेप के बाद उसका उत्तर मैच हो जाता है कि हाँ मैंने कर लिया। नहीं, आप कॉन्शियसली उत्तर की तरफ बढ़ रहे हो। हमें समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुक्के से नहीं जाना हमें उत्तर की तरफ। एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें नहीं पता होता कि आगे मुझे क्या करना है, आगे क्या आएगा, वो क्वेश्चन की नेचर ऐसी है। ये एक वो वाले क्वेश्चन है, हम जो कॉमन साइड है उसकी लेंथ इक्वेट कर रहे हैं जानबूझ के। The angle of elevation of the top of a tower vertically erected in the middle of a paddy field from 2 points, पूछा हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 में, from 2 points on horizontal line through the foot of the tower are given to be alpha and beta, alpha greater than beta. If the height of tower is h unit, what is the possible distance between the 2 points? ठीक है भाई, ये अपना टावर है। ठीक, इसने ये बताया है 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा है, और अल्फा बड़ा है, यानी कि जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, बड़ा एंगल कब होता है, ये पास वाला पॉइंट है। टावर के पास खड़े हो गए तो ज़्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, टावर दूर होगा तो सिर्फ ऐसे बिना गर्दन ऊपर किए भी काम चल सकता, आंखें ऊपर, मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आंखें जितनी ऊपर की वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन होएगा, सिर्फ गर्दन का नहीं। ठीक है, तो जो बड़ा एंगल है वो पास वाले पॉइंट से बनेगा और जो छोटा एंगल है वो दूर वाले पॉइंट से। ठीक है, ओके। टावर की हाइट है h, तो उसने क्या बताया, उसने बताया कि टावर की हाइट बताओ। तो देखो भाई हमारे सामने दो ऑप्शन है, उसने ये बताया है कि ये दोनों पॉइंट P और Q मान लेते हैं, ये टावर के अलग अलग तरफ हैं। नहीं बताया, ये टावर के एक तरफ भी हो सकते हैं। और अल्फा वाला जो पॉइंट है, जो अल्फा बना रहा है एंगल, वो पास होएगा। लेट दिस बी P और Q। तो दो पॉसिबल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा है ना। हाँ, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर अल्फा के सामने h है तो इस बेस की लंबाई हो जाएगी h कोट अल्फा, और इस ट्रायंगल में बीटा के सामने h है तो बेस की लंबाई हो जाएगी h कोट बीटा। एक तो पॉसिबल लंबाई है h कोट अल्फा प्लस h कोट बीटा, हो सकता है ये उत्तर में हो। ठीक, अभी तो ये उत्तर में है, हो सकता है कल को ये उत्तर में आ जाए। तो यहां पर इस बेस की लंबाई है h कोट अल्फा, इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने h है तो बेस हो जाएगा h कोट अल्फा, और ये हो जाएगा h कोट बीटा। तो उत्तर क्या होएगा, h कोट बीटा माइनस h कोट अल्फा। उस वक्त पॉइंट्स के बीच में ये डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि बड़ा एंगल पास वाले पॉइंट से बनता है, कॉमन सेंस ना, बड़ा एंगल पास वाले पॉइंट से बनेगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए, अब ये बादल वाला क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उसके अंदर अल्फा बीटा ले लेते हैं। पहले मैंने 30 60 90 लेकर दिखा दिया, 45 लेकर दिखा दिया, और भैया का देख क्वेश्चन मेरे पास 15 75 के ही पड़े हैं, बट कंसेप्ट सेम ही रहेगा। एक इस टाइप वाला लेकर कर लेते हैं ना, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, इसमें भी घबराना नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए हाइट h अबव द लेवल ऑफ वाटर, तो ये मान लो लेवल ऑफ वाटर है, इससे h हाइट ऊपर से हमने क्लाउड को देखा, यहाँ पर क्लाउड है,
इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आया है जी अल्फा। अब इस बादल की जो परछाई है, यहाँ से जितनी ऊपर बादल है उतनी ही दूर परछाई हुई, ठीक है। अब इस परछाई का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाएगा ये हमें, ये है जी बीटा, वैसे बना ही लेते। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ द लेक। तो आपको पता है यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज होता है, पता ही है, मैंने बताया कि भाई इस पॉइंट से जितनी ऊपर, लेक के इस पॉइंट से, लेक के सरफेस से जितनी ऊपर बादल है उतनी ही नीचे इसकी परछाई है। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और बाकी अपना वही हाइट एंड डिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक है जी। यानी कि सी डी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हम यूज कर रहे होंगे। चलो जी, तो उसने साइन वगैरह में दिया है, तो पहले तो मैं तो कोट अल्फा में ही निकाल सकते हैं, हम तो निकालने को हम डायरेक्टली साइन में भी कर सकते हैं, फिर हम साइन वाला याद करेंगे या साइन को यूज करेंगे, वो टेंशन नहीं लेनी। साइन में दिया है, कोस में दिया है, कैसे भी दिया है, टेंशन नहीं लेनी। कैसे करेंगे हम, कोट वाला ही यूज करेंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे साइन या कोस में, ठीक। और यहाँ पर अब मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है, वन मोर चीज़ इज कमिंग टू दिमाग, उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि मैं बाद में बता पाऊँ। क्या लिखूँ मैं, मतलब पर्सनल वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। हम अपनी पर्सनल वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, इस मेथड से एक बार करके देखेंगे, दिमाग में आ रही है, पहले ऐसे करके देख लें, खुद का पर्सनल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, वो वर्ड सही रहेगा, हम अपनी पर्सनल सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, ठीक है। एक बार अभी ऐसे करके देख, तो देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड उसने पूछी है, तो क्या मैं इसको अज्यूम करूँ? उसने क्या बताया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए हाइट h अबव, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट h अबव, मतलब इस पॉइंट की जो हाइट है वो h बताई है। तो जो उसने मेरे से पूछा है ना, उसको मैं कैपिटल H मान लेता हूँ। उसने पूछा है कि यहाँ से लेकर इसकी हाइट कितनी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल H। ये बता रहा हूँ ना मैं आपको, शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे करने की। तो ये अगर पूरा h है, ये स्मॉल h है, ये h है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस h। और अगर C से लेकर A तक कैपिटल H है, तो C से लेकर D तक भी H ही होएगा, कैपिटल H। लेक के सरफेस से परछाई और बादल की दूरी सेम है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, H प्लस H। अब मैं क्या करूँगा, मैं FB, फेसबुक की बात नहीं कर रहा, FB की लंबाई को इक्वेट करूँगा ऊपर वाली ट्रायंगल में और नीचे वाली में। अगर अल्फा के सामने H माइनस H है, तो बेस की लंबाई होएगी H माइनस H कोट अल्फा। अगर इस ट्रायंगल के अंदर बीटा के सामने H प्लस H है, तो बेस की लंबाई होएगी H प्लस H कोट बीटा। ये दूसरे रंग में लिखने में फायदा था। ठीक है, तो उसने साइन में कन्वर्ट कर रखा है और किस चीज़ की वैल्यू निकाल रखी है, हमने वैल्यू बतानी है कैपिटल H की। तो मैं पहले H की वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाद में कन्वर्ट कर लूँगा। पहले भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं पहले वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, कैपिटल H की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है स्मॉल h इंटू कोट अल्फा, मैं स्मॉल h को उधर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर है स्मॉल h इंटू कोट बीटा, तो स्मॉल h मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर जो कोट बीटा है मैंने यहीं के यहीं छोड़ा, और यहाँ से ये गया होगा तो पॉजिटिव बन गया होगा, पॉजिटिव का स्मॉल h कोट अल्फा, ये हो जाएगा प्लस का कोट अल्फा, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाई नीचे इस तरफ जो है, इस तरफ कैपिटल H इंटू कोट अल्फा ये पड़ा है पहले ही, और यहाँ से आया होगा कैपिटल H इंटू कोट बीटा, उधर जाकर नेगेटिव का होगा। तो अगर मैं कैपिटल H कॉमन लूँगा तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, उसको मैंने इधर भेज दिया, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। अगर ये कोट में होता तो ऐसा कुछ दिखता आपको, क्लियर है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साइन के अंदर, ठीक है। इसको कोस और साइन में करेंगे, साइन में तो क्या ही करेंगे, खुद ब खुद कन्वर्ट होएगा फिर। चलो जी देखते हैं। तो मैं सिर्फ इन वैल्यूज़ को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा और बीटा है, तो मैं कोस को लिखूंगा C, यानी कि कोस बीटा ऐसे लिखूंगा, मैं कम लिखना चाह रहा हूँ, और नीचे लिखूंगा साइन बीटा। इस लैंग्वेज को समझ जाना, कोस बीटा बटे साइन बीटा प्लस कोस अल्फा बटे साइन अल्फा। कोट होता है कोस बाई साइन, तो ये सोल्व होकर आ जाएगा कोस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा।
डिवाइडेड बाई साइन अल्फा साइन बीटा। तो ऊपर क्या हो गया, साइन ए, अरे यार गलत लिख दिया मैंने, वही मैं सोच रहा। ऊपर क्या हो गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बन गया। तो ऊपर अपने पास बन जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा प्लस बीटा, और बटे में है साइन अल्फा साइन बीटा। जब नीचे वाले को देखोगे तो पहले यहाँ पर अल्फा है ना, यहाँ पर बीटा था, यहाँ पर अल्फा है, तो इसमें पहले मेरे को अल्फा लिखना था, कोट अल्फा कोट बीटा, तो मैं फिर वो बना पाता है ना। चलो जो भी है यार, इसको अलग से एक बार करके देखते हैं। कोस बीटा वही बनेगा, साइन ए माइनस बी बनेगा, लेकिन उसमें ए क्या होगा बी क्या होगा वो भी तो देखना पड़ेगा। कोस अल्फा बाई, आराम से करते, कोस अल्फा बाई साइन अल्फा माइनस कोस बीटा बाई साइन बीटा, तो ये बनेगा साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइडेड बाई सेम चीज़ होगी साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये तो कट ही जाएंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का कट ही जाएगा। तो ये हो गया साइन ए कोस बी, ऐसे होता है, ए ये माना जाएगा बीटा, तो ये हो गया साइन बीटा माइनस अल्फा। समझ रहे हो, ये नहीं है कि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा लिख दोगे, अरे भैया यहाँ पर कोट अल्फा माइनस कोट बीटा था, वहाँ पर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा होता, तो उस वक्त जो ए बना होता वो हम सेम सेम लिख पाते, थोड़ा आगे पीछे हो गया था ना, ये होएगा। चलो ठीक है भाई, हमने कॉम्प्लेक्स से तरीके से कर लिया है, हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फील हो गया कि हम देखो हमने कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लिया। अब थोड़ा सा आसान तरीके से कर लेते हैं। ये जो ध्यान आया था, एक बार इसको मैं हिट एंड ट्रायल मारता हूँ, अभी मेरे को ध्यान नहीं है पहले मैंने ये किया है कि नहीं, शायद ध्यान आ रहा है, बहुत पहले शायद मैंने किया भी हो। चलो देखते हैं। तो हुआ क्या है, उसने ये बताया है ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, और बताओ भाई, बताओ ऊंचाई कितनी है। तो मैं अपनी तरफ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अपनी तरफ से अल्फा बीटा की वैल्यू ले सकता हूँ कि नहीं, और अगर मैं अपनी तरफ से लूँगा तो बताओ कैसे लूँगा। मैं लूँगा जो इजी करे इक्वेशन को, 30 60 90 की दोनों ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना लिया, इसको मैंने 60 बना लिया, इसको 30 बना लिया, इसको 60 बना लिया। तो इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन करूँगा ना, ये स्क्रीन मतलब यहाँ पर, चलो यहीं पर कर देते हैं, मैं बहुत कम लिखूँगा इसको, सेकंड मेथड है हरे रंग से, है ना। तो इसको मैंने 30 बना लिया, इसको 60 बना लिया, तो यहाँ पर ये जो कॉमन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3, 30 के सामने हो जाएगी 1 यूनिट, और यहाँ पर 60 के सामने क्या हो जाएगी 2 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट पूरी, 3 और 1 4, पूरी की लंबाई 4 है, तो इस लेग के नीचे नीचे 2, ये आ जाएगी 2 यूनिट, इसके ऊपर ऊपर 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1 यूनिट की लंबाई क्या थी h, 1 यूनिट की लंबाई क्या थी h। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है 2 यूनिट की लंबाई, यानी कि पॉइंट C से लेकर A तक 2 यूनिट की लंबाई। 1 यूनिट की लंबाई h है, तो 2 यूनिट की लंबाई 2h, तो हमारे हिसाब से तो उत्तर आया 2h। कब, जब हमने अल्फा को 30 बीटा को 60 माना, तो जो ऑप्शन अल्फा को 30 बीटा को 60 मानने पर 2h उत्तर देगा उसे मानेंगे। देखते हैं भैया, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। बीटा माइनस अल्फा 60 माइनस 30 30, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2, ठीक है, नीचे 2 चला गया, 60 प्लस 30 90, तो साइन 90 इज 1, तो 2 नीचे चला गया था, h/2 दे रहा है ये उत्तर, नहीं है, नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अगर दो ऑप्शन सेम उत्तर दे दे तो हमें वैल्यू बदलनी पड़ेगी, लेकिन एक ये उत्तर दे ही नहीं रहा, यही है ना वैल्यू पुटिंग, ये दे ही नहीं रहा है, नॉट पॉसिबल। साइन अल्फा इज इक्वल टू 30, तो h साइन अल्फा h इंटू साइन 31/2, नहीं है भाई पॉसिबल, यही वाला देगा, आप पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इस ऑप्शन से। सर नन ऑफ दिस भी है, तो फिर आपको लंबा करना पड़ेगा, अगर नन ऑफ दिस का रिस्क हम नहीं उठाएं तो फिर इस वजह से करना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। एक और तरह के क्वेश्चन आ गए भाई है, इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन, जहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने पड़ते हैं। देखो कैसे बोल रहा हूं, मतलब हमें ये यूज करना पड़ता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कोस थीटा इज इक्वल टू b/h, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं कोस थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, ये चीज यूज करनी पड़ती है। एट ए पॉइंट on the horizontal line through the base of a monument, the angle of elevation of the top of the monument is found to be such that its tangent is 1/5। ये बोल रहा है एक monument है,
इसके बेस पर ये जो लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस तरीके से पॉइंट, इस पॉइंट का मान लो ये थीटा है, तो टेन थीटा 1/5 है, इस पॉइंट का टेंजेंट 1/5 है। अब ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस एंगल का टेंजेंट 1/5 है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 1/5 है, तो इसको मैंने मान लिया 1, तो ये हो जाएगा 5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/5 है। ये पॉइंट इतनी दूर है, इस टावर की जो जितनी लंबाई है उससे 5 गुना दूर है। जस्ट समझा रहा हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। आगे देखते हैं। ऑन वॉकिंग 138 मीटर टुवर्ड्स द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट की तरफ वो 138 मीटर वॉक उसने किया, तो ये जो एंगल आया, द सीकेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो एंगल बना इसका सीकेंट, अब ये सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, SEC, सेक की बात कर रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म सीकेंट ही होती है। 10 की फुल फॉर्म टेंजेंट होती है, पता होगा ना बेसिक चीज़ें। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है ये है, तो हाइपोटेन्यूज पता लग गया, बेस पता लग गया, तो परपेंडिकुलर भी पता लगाओ, ठीक है, परपेंडिकुलर भी पता लगाओ, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 193 माइनस बेस का स्क्वायर 144 अंडर रूट, परपेंडिकुलर आ जाएगा। 13 में 4 गए 9, 8 में 4 गए 4, अंडर रूट 49 यानी कि 7। तो यानी कि परपेंडिकुलर अगर 7 है, परपेंडिकुलर अगर 7 है इस एंगल के हिसाब से, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अगर 7 है, तो बेस जो है 12 है। अब ये देखो, अपने पास दो रेशियो हैं, एक तो वाइट वाला, एक ये ऑरेंज वाला। ये जो लाइन है, ऑरेंज वाले में 7 है, वाइट वाले में 1 है, तो क्यों ना मैं क्या, इसमें जनरली हम करते क्या है, उन रेशियोज को 7 से गुणा, इन रेशियोज को 1 से गुणा, तो 1 से तो क्या ही गुणा करें। तो वाइट वाला अगर 1 की जगह 7 है, मैंने इसको 7 गुणा कर दिया, 7 एकम 7, तो ये क्या हो जाएगा, वाइट वाले दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, ये पूरा 35 हो गया। अब इन रेशियोज को हम यूज कर सकते हैं ना, यहाँ पर भी मैंने 7 और 12 कर लिया, ऑरेंज वाले में, व्हाइट वाले में भी 7 और 35, 7 7 सेम चीज़ की लंबाई सेम होगी, तो ठीक है। 35 में से 12 गए, ये क्या आ जाएगा 23। मैं सिर्फ रेशियोज निकाल रहा हूँ। एग्जामिनर ने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक वो 138 मीटर चला था, यानी कि 23 की लंबाई उसने 138 बताई थी। हमने जो सिचुएशन क्रिएट करी है उससे 6 गुना है चीज़ें। वो बोल रहा है इसकी लंबाई बताओ, तो 7 का 6 गुना 42। अब इस क्वेश्चन को कर दो भाई। देखो मैं रेस्ट ले रहा हूँ 10-15 सेकंड का। From the top of 135 meter long tower, the angle of depression of 2 points. टावर है, उसके टॉप से 2 पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है P एंड Q ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस। अब ये P पहले है या बाद में ये हमें नहीं पता, कोई नहीं। सर फिर यहाँ पर क्यों लिख रहे हो? अरे कुछ गड़बड़ हुई तो फिर इनको बदलेंगे, होएगा क्या? देखो गड़बड़ कैसे होएगी, हमें कैसे पता चलेगा? अगर बी पी की लंबाई बी क्यू से छोटी हुई तो इसका मतलब फिर तो सही है, लेकिन अगर बी पी की लंबाई बड़ी हो गई बी क्यू से, इसका मतलब क्यू पहले था, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एग्जामिनर बताएगा कि पी पास है, या फिर वो ये बताएगा कि पी जो है ये बड़ा एंगल है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका मतलब ये पास है। अगर वो बिल्कुल ही नहीं बताएगा, एक आधी बार नहीं बताता है, तो फिर वो अपनी समझ के ऊपर छोड़ता है, हमारी समझ के ऊपर हम देखेंगे। अभी के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, अगर बीपी लंबी निकली तो फिर बदलेंगे इनकी लंबाइयों को। ठीक, चलो निकालने को मैं थीटा और फाई से ही बता सकता हूँ यहाँ पर, बट वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्यों बताएं, मतलब वहाँ पर क्यों जाएं, खुद ही पता लग जाएगा अगर गलत लिया तो। टेन थीटा क्या बताया इसने? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज थीटा। P और Q पर यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है, यहाँ पर एंगल जो है वो फाई है। सच दैट टेन थीटा इज 3/4, यानी कि टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है 3:4 इस ट्रायंगल में, और साइन थीटा इज 5:89। तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी साइन फाई परपेंडिकुलर, ये है फाई, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो क्यों ना बेस निकाल लें। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि √89 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 25,
तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64, √64 यानी कि 8। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 5 और बेस क्या है? बेस है 8। अब यहाँ पर आपको ये लगेगा सर इसकी लंबाई 4 है, पूरे की लंबाई 8 है, तो हमने ये पॉइंट ठीक लिया। नहीं, अब ये अलग अलग रेशियो हैं, एक वाइट वाला है, एक गुलाबी वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 15 बनाऊंगा, 5 से इनको गुणा करूँगा, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 3 से इसको गुणा करूँगा, 3 5 15, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। इसको इससे कर लो या इसको इससे। इस रेशियो को वाइट वालों को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और उन रेशियो को मैं 3 से, 3 5 15 हो चुका है, 3 8 24। अब मुझे पता चला कि अच्छा ये 20 है और ये पूरा 24 है। कभी कभी क्या होता है, आप P को इधर ले लोगे, Q को इधर ले लोगे, तो क्या होएगा, ये 24 आ जाएगा छोटा सा और ये पूरा 20 आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा, बदल लेता हूँ P और Q को, फिर बदल लेना, ये है बस, ठीक है। ये 24 है, ये 20 है, तो ये 4 हो गया। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? तो उसने कुछ ना कुछ बताया होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर, यानी कि इसकी जो लंबाई है टावर की वो 135 है, यानी कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो हमारी क्रिएट की गई सिचुएशन से 9 गुना है, तो 4 का 9 गुना, उत्तर हो जाएगा 36, ऑप्शन सी। A tower standing on a horizontal plane subtends a certain angle at a point 160 meter apart from the foot of the tower. एक टावर है, इसके फुट से 160 मीटर दूर एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक एंगल बनाता है, कुछ एंगल, इसने बताया नहीं कितना, ठीक है। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर्स टुवर्ड्स इट, जब टावर की तरफ हम 100 मीटर आगे बढ़े तो 160 मीटर टोटल डिस्टेंस था, 100 हम आगे बढ़ गए तो 60 रह गया होगा। हाँ जी सर, तो जो एंगल है वो डबल हो गया पहले से, यानी कि यहाँ पर अगर ये थीटा था, यहाँ पर 2 थीटा हो गया। अब इसको करने को मैं tan थीटा और tan 2 थीटा यूज़ करके भी कर सकता हूँ, तो उससे बेटर एक मेथड अवेलेबल है, हिंट दे रहा हूँ ताकि आप इसको कर पाएँ। एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। एक और हिंट दे रहा हूँ, अगर ये वाला एंगल 2 थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होएगा, इन दोनों के सम के बराबर होएगा, ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABC में देखो, ये 3 का 20 गुना, ये 5 का 20 गुना, 3 4 5 का 20 गुना, ये 4 का 20 गुना, यानी कि 80। पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 का 20 गुना, ये जो 80। उसने टावर की हाइट पूछी थी, दैट इज 80। आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 में। A hydrogen filled balloon ascending at the rate of 18 km/h was drifted by wind। ये मजेदार क्वेश्चन आया हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन है कि 2 ट्रायंगल दी हैं और उनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा उनकी साइड सेम नहीं है, अरे वो कॉमन ही नहीं है, मतलब ठीक। तो देखो करो, मैं तो बता ही दूंगा। चलो जी बताता हूँ। नॉर्मली जो बैलून होता है वो क्या करता है, बैलून नॉर्मली ऐसे ऊपर की तरफ उठता है, जैसे बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हाइड्रोजन फील्ड बैलून इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है और हवा मान लो इस तरफ चल रही है, तो बैलून भी उठेगा, हवा भी धकेलेगी, तो ऐसे तिरछा जाएगा, ऐसे ना। ये ऊपर उठ रहा है, हवा इस तरफ धकेल रही है, तो आपको क्या देखना है कि जो ऊपर उठने वाली मूवमेंट है वो बैलून की स्पीड के कारण है, और जो उधर जाने की मूवमेंट है वो हवा के कारण है। बस ये 2 चीज़ें। अभी डायग्राम बना देते हैं, देखो। तो ये जो बैलून है ये कैसे जाएगा, जैसे मैंने दिखाया था ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर एक बंदे ने क्या बोला है कि हाइड्रोजन फील्ड बैलून असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 km/h was drifted by wind. Its angle of elevation at 10th and 15 minutes were found to be 60 degree and 45। 10 मिनट, जब उसे उड़े हुए 10 मिनट हो गई थी, तो उसने यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तो कितना मिला, 60। 10 मिनट जब हो गई थी, तो फिर ये ऊपर भी जा रहा था, हवा उधर धकेल रही थी, तो ये ऐसे गया, यहां पर हो गया होगा, मान लो यहां पर हो गया,
5 मिनट बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, वो 45 था, उसने बताया। ठीक, देखो तो ये सिचुएशन है। पहले बैलून यहाँ पर था, बैलून अपनी खुद के कारण तो ऊपर जा रहा है, हवा के कारण उधर जा रहे थे, यहाँ पर पहुंच गया। 10 मिनट में इसने इतनी ऊंचाई तय की थी बैलून ने, 15 मिनट में इतनी ऊंचाई तय की। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बनी। ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर ये जो आर से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस है, ये हवा के कारण ट्रेवल किया गया है, बैलून जितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसने की, और क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये बैलून ने खुद के कारण किया है, क्योंकि बैलून खुद तो ऊपर उठ रहा था, हवा उसको साइड में धकेल रही थी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, मैं इतने अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप इसे खुद करो। आप इस चक्कर में होंगे कि मैं बता दूं, पहले खुद करो, मैं तो बताऊंगा ही। ये तो नहीं लग रहा कि बीच में छोड़ के चला जाऊंगा वीडियो के। चलो भाई, अब मैं बताता हूँ। देखो, तो बैलून की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और हमें विंड की स्पीड बतानी है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो देखो, क्या आप डिस्टेंस पी क्यू बता सकते हैं डायरेक्टली? डिस्टेंस पी क्यू कितना होगा, क्योंकि बैलून बी से लेकर आर तक इतनी दूर गया था 10 मिनट में, और ए से लेकर पी तक इतनी दूर गया था 15 मिनट में। तो ये वो डिस्टेंस है जितनी दूर बैलून गया था 5 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट। डायरेक्टली बता सकते हैं अगर चाहें। ठीक है, तो देखो उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। आया हुआ क्वेश्चन है ना, हाँ टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 60 मिनट के अंदर वो 18 किलोमीटर जा सकता है। 10वीं मिनट के एंड में, 10वीं मिनट मतलब कि घंटे का कितना हिस्सा, 10 मिनट, 10 मिनट्स घंटे का कितना हिस्सा, 1/6, पूरे घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1/6 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 1/6 घंटे में जाएगा 3, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर मैं डायरेक्टली 5 मिनट से ना निकालूँ तो। ठीक है, और 15 मिनट होती है 1/4, तो 1/4 घंटे में कितनी दूर जाएगा, ये जाएगा 4.5, 1/4 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 1.5 अगर हमने देखना है तो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। दूसरा हमने क्या देखना है, दूसरा हमने देखना है भैया विंड की स्पीड देखनी है, तो मुझे देखना पड़ेगा बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, या तो आर से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस, या बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। तो कौन सा निकाल सकता हूँ मैं, इजीली बताओ, कौन सी दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर, कौन सी दो ट्रायंगल हैं, आर बी सी, इस ट्रायंगल का सब कुछ निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है जी, ट्रायंगल पी ए सी, इसका भी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो क्यों ना ए सी की लंबाई निकालूं, बी सी की लंबाई निकालूं, और ये भी निकाल लूं कि 5 मिनट में हवा ने कितनी दूर धकेला है, तो सिंपल है। अब हम देखेंगे ट्रायंगल आर बी सी रेड ब्लड कार्पेसल्स के अंदर, ये 45 के अंदर के सामने 3 है, तो 45 के सामने 3 होएगा, और बड़ी वाली ट्रायंगल पी ए सी में 60 के सामने क्या है, 4.5, या फिर 9/2 मान लेते हैं, 60 के सामने है 9/2, तो 30 के सामने क्या होएगा, 9/2 डिवाइडेड बाई √3। इसको चलो सोल्व करना रहने देते हैं। तो अब ये जो उत्तर है, विंड ने कितनी दूर धकेला है 5 मिनट के अंदर, वो है 9/2 √3 माइनस 3। इतनी दूर विंड ने धकेला है 5 मिनट में, 5 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करवाई है, तो गुणा में करूंगा 12, गुणा में क्या करूंगा, 12 करूंगा, कि क्योंकि 5 मिनट का 12 गुना है 1 घंटा। मैं देखना चाह रहा हूँ 60 मिनट में कितनी दूर गई हवा, 5 मिनट में उसने बता दिया, मैं 12 गुना कर दूंगा, 1 घंटे में पता लग जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा √3 से काट के कर लूँ या सीधा कर दूँ, फर्क पड़ता नहीं है, मिक्स ही कर लेते हैं। अरे ऐसे ही कर लेते हैं यार, √3 से काटूंगा क्यों, ज़्यादा झंझट मोल लिया, ये लो। ठीक है, तो अगर मैं 12 से गुणा कर दूं अब, तो 2 छिके 12, 6 थी 18 √3, और 12 थी 36। ठीक है, तो क्या कॉमन लूँ मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ 18, तो ये √3 गलत हो गया यार, ये तो ऐसे 3√3/2, 12 थी 2 छिके 12, 6 थी 18 √3, ये छोटा हो जाएगा ना, 18 दूनी से 1.3 होता है। अगर मैंने 12, कहाँ पर गड़बड़ हुई है,
एंगल गलत ले लिए, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक करते हैं। ये जब मैंने एंगल रब किए थे एडजस्ट करने के लिए तो उल्टे लिख दिए। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, बाद में 45 था। ठीक, अब इसके कारण जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको भी मिटा देते हैं। ये चीज़ 3 और ये चीज़ 4.5 तो हमने पहले निकाल ली थी। ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 60 है। चलो भी अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल आरबीसी के अंदर 60 के सामने 3 है तो 30 के सामने क्या होगा, 3/√3 यानी कि √3। ठीक है, अब ट्रायंगल पीएसी के अंदर अगर 45 के सामने 9/2 है तो इस दूसरे 45 के सामने क्या होएगा, 9/2। ये है 9/2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 माइनस √3। 5 मिनट में इतनी दूर गई है, अब 12 गुणा करो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 9/2 माइनस √3 गुणा में 12। ठीक है, तो अभी कर देते हैं। 9/2 इज 4.50 माइनस √3 इज 1.73। 3 डिजिट तक जाने की जरूरत नहीं है, इंटू 12 है ना। देखते हैं अभी, 10 में 3 गए 7, 14 में 7 गए 7, 3 में से 1 गए 2, गुणा में 12, 12 7 84, 8 12 7 84 और 8 92, 9 12 दूनी 24 और 9 9 और 4 13, 33 पॉइंट समथिंग। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाएं। द एलिवेशन ऑफ द समिट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो लग रहा है मेरे को शायद आप कर देंगे अगर आपने पहले हाइट एंड डिस्टेंस किया है। तो नहीं किया तो ठीक है, समझा दूंगा। द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये कह क्या रहे हैं, एक पहाड़ है तो पहाड़ ऐसे होते हैं, ऐसे 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 आड़े तिरछे टेढ़े। ये बोल रहा है कि इसके पैर से जब मैंने इसकी चोटी को देखा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ ऐसे ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल की तरह हो गया कि जितने का एंगल दिखा चोटी पर उतने डिग्री पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंगल 45 डिग्री का है लेकिन पहाड़ की चढ़ाई 30 डिग्री की है। तो पहाड़ इस तरीके से है, ऐसे एंगल 45 डिग्री का है, एंगल देख रहे हैं तो, लेकिन चढ़ाई कुछ दूर तक कम है फिर ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन। अब आपको समझ में आएगा अगर पहले नहीं आया था तो मैं ये देख रहा हूँ सिर्फ पहाड़ मान लो इतना ऊंचा है, तो यहाँ से जब मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समिट, समिट होती है चोटी, उसकी चोटी का मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो मुझे मिला वो कितना 45। लेकिन वो क्या बोल रहा है, आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवार्ड्स द माउंटेन अपॉन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। लेकिन जब हमने माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया 30 डिग्री पर ही। वो चोटी दिख रही थी 45 डिग्री पर, वो जमीन 30 डिग्री के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। तो ये एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। और ये हमने स्टार्ट किया 1 किलोमीटर तक चले हम, उसके बाद क्या हुआ, द एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। उसके बाद जो एलिवेशन है वो चेंज हो गई 60 डिग्री में, यानी कि ये 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन की हाइट क्या होगी, माउंटेन की हाइट होगी AC। ठीक, तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। देखो सब कुछ वैसे बता दिया है। माउंटेन की हाइट निकालनी है तो देखो ये वाली ट्रायंगल है, मुझे DF निकाल लूंगा तो ये भी आ जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में AB निकाल लूंगा तो ये भी आ जाएगा, तो इस वाले ट्रायंगल में AB कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा देखते हैं। तो मान लो 30 के सामने हमें पता है क्या, ये वाला एंगल भी निकालना पड़ेगा क्या, निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ये 90 डिग्री है, आप बोलोगे जी हाँ। ये 60 डिग्री है, आप बोलोगे जी हाँ। तो 60 और 60 120, 120 और 90, 120 और 90 210। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 360 में से घटाएंगे 210, 120 200 150। अगर ये 150 हो गया तो ये 15 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। फिर से बताता हूँ, ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ सारे एंगल्स का सम है 360, तो उसमें से 60 ये हो गया, 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, ये मैंने निकाल लिया 150। अब ट्रायंगल ADE के सारे एंगल्स का सम हो गया 180, 180 में से मैंने 150 घटाया 30, 30 में से 15 यहाँ है तो 15 यहाँ हो जाएगा। तो
तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगी। अगर ई से लेकर डी तक 1 है तो डी से लेकर ए तक ये भी 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने एक तो ये एंगल बताया था समिट का, किसी न किसी कारण तो बताया ही होगा, इसको यूज ही करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है, एक आधे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम क्या वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी, इसलिए वो दे रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर इसकी लंबाई निकालनी है तो ट्रायंगल EFD में कोई ना कोई मुझे साइड पता होनी चाहिए, मैं इसकी निकाल दूंगा। अगर मुझे AB की लंबाई निकालनी है तो इसकी भी कोई ना कोई साइड पता होनी चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा। तो अब मैं निकाल पाऊंगा। देखो, अगर 90 के सामने 1 है तो 30 के सामने क्या होएगा, हाफ होएगा 1/2, और 60 के सामने होएगा 1/2 इंटू √3 यानी कि √3/2। ये तो हो गया √3/2। अब 90 के सामने 1 है तो 30 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने होएगा हाफ, ये हाफ है तो ये भी हाफ है, तो √3/2 + 1/2, उत्तर क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 उत्तर। चलो बढ़िया बात है, ऐसे ही दे रखा है तो पॉइंट में दे देता, वो निकालना पड़ता। नेक्स्ट, ये बताओ भी, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, करने को तो बहुत ज़्यादा बना सकते हैं हम यहाँ पर, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखो। इनमें डायग्राम्स होंगे तो रंगीन कर लेते हैं माहौल को। देखो, आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये कंसिडर ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, 2 टावर्स आर सिचुएटेड एट B and C। एक हेक्सागन है जो कि जमीन पर है। अब जमीन पर हेक्सागन है तो अगर आप ऊपर से बिल्कुल ऐसे देखोगे, हेलीकॉप्टर में बैठकर देखोगे तो आपको ऐसे वो दिख जाएगा, लेकिन जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो साइड से ऐसा दिखेगा। साइड से मैं इस हेक्सागन को देख रहा हूँ। उसने बोला 2 टावर हैं B और C पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से A लिखना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पर B पर मैं टावर बना पाऊँ। एक यहाँ पर है ABCDEF, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A टू द टॉप ऑफ द टावर एट B इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर एट C इज 45। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है भैया 30, और यहाँ पर जो टावर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने जानबूझकर छोटा बनाया, ये मत सोचना डायग्राम में तो छोटा बना दिया ताकि दिखे, आप कंफ्यूज ना हो। तो 2 ट्रायंगल बनेंगी यहाँ पर, और दोनों की दोनों बनेंगी हवा में, 3D ऐसे हवा में। वैसे सारी ट्रायंगल हवा में ही बनती हैं, मतलब मान लो एक खंबा है, उस खंबे का एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से देखोगे तो ट्रायंगल तो हवा में ही बनी है, तो बस यहाँ पर वो अलग अलग बन गई, एक इधर बन गई एक इधर बन गई। ठीक, तो ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, इस वाली एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल उसने बताया है एंगल, तो B के ऊपर जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। ओके, तो हेक्सागन के अंदर आपको ये पता है, अगर साइड की लंबाई मैं 1 मान लूँ तो छोटे वाले डायगोनल की लंबाई तो √3 होएगी, पता है कि नहीं पता है, और बड़े वाले डायगोनल की लंबाई डबल होती है। ठीक है, तो अगर A से लेकर B तक अगर 1 यूनिट है तो A से लेकर C तक √3 यूनिट होएगा। ये डायगोनल है A से लेकर C तक हेक्सागन का, ठीक, छोटे वाला डायगोनल। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है मैं इसको √3 लूंगा, मुझे, क्योंकि आप इस ट्रायंगल के अंदर देखो PAB में यहाँ पर 60 है, सिर्फ PAB में देखो 60 के सामने 1 लूंगा तो प्रॉब्लम पड़ जाएगी, फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी। तो रेशियो में 1:√3 ही लूंगा, लेकिन मैं इसको 1 नहीं लूंगा, इसको मैं लूंगा √3 साइड को, ताकि डायगोनल इसका √3 गुना, डायगोनल √3 इंटू साइड होता है, तो डायगोनल √3 इंटू √3 3 आ जाए, AC की लंबाई 3 आ जाए। अब ट्रायंगल PAB में 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने तो 1 होएगा। अब ट्रायंगल QAC में, अब ये एंगल क्या बताया था भाई उसने, 45, तो यही 45 हो जाएगा। 45 के सामने 3 है तो इस 45 के सामने भी 3 होएगा। तो ये जो टावर है इनकी लंबाइयों का रेशियो ही पूछा होगा, वही पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द टावर एट B and C। तो ये भी देख लेना, पहले B बोला है या C, 3:1 हो गया, 1:3, 1:3 होएगा, आंसर इज ऑप्शन B। ठीक, क्लियर है। तो अगर एक आधा मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर थोड़ी सी अलग सी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है, तो ये नहीं है कि वो क्वेश्चन नया है, उसके अंदर नए कंसेप्ट यूज होंगे,
बस हमने सिचुएशन को समझना है, कंसेप्ट वही यूज हो रहे हैं। हालांकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखो, द एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम ए पॉइंट बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए। क्या हो रहा है, एक टावर है अपने पास, ऐसे होती है ना, आपने देखी है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो एक टावर खड़ा है, उसके नॉर्थ में एक पॉइंट है, अगर उधर नॉर्थ होएगा तो इधर साउथ होएगा, है, और ऐसे इधर ईस्ट होएगा। अब टेंशन मत लेना, जितना समझ सकते हो उतना समझते रहो, जितना तो क्या पूरा समझने की कोशिश करो, एनिमेट करके बताऊंगा, बेस तैयार कर रहा हूँ। तो ये एक टावर है, इसके नॉर्थ में एक पॉइंट है ए, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, ठीक है जी, है। फिर उसने क्या बताया, एंड फ्रॉम ए पॉइंट बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए, एक पॉइंट बी है जो ए के ईस्ट में है। देखो, इस पॉइंट से ईस्ट जाना है तो उधर जाना पड़ता है, तो इधर होएगा बी। एक पॉइंट है जो ए के ईस्ट में है बी, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वहां से कितना है, वहां से भैया 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो निकाल लेंगे। अब इसी सिचुएशन को डायग्राम से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो समझना, ये अपनी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन जब मैं इन डायरेक्शंस को ज़मीन पर लिटाऊंगा तो ऐसे नहीं लिटा सकता है। जब मैं इनको ज़मीन पर लिटाऊंगा, ऐसे ज़मीन पर लिटा दिया है मैंने, ऐसे लिटाना पड़ेगा, ऐसे लिटाना पड़ेगा। ये ज़मीन पर लेटा है, इधर उधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, 3D फिगर आप साइड से देख रहे हो, ऐसे ज़मीन पर लेटा है, ताकि और कन्फ्यूजन ना होए, हैं, और क्लैरिटी आ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा ये ज़मीन पर ऐसे क्यों लेटा है। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को मान लिया, मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो टावर को मैं यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। अब आपको एग्जाम में क्या ये डायग्राम बनाना है? नहीं भाई, आपको एग्जाम में डायग्राम ना बनाना पड़े, इसीलिए तो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इन चीज़ों की क्लैरिटी दिमाग में होती है, आपका डायग्राम कैसा भी दिखे, अगर आपके दिमाग में क्लियर है, हाँ ये इमेज ऐसे है, तो आप कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर मेरे को अच्छे से समझाना ज़रूरी है। तो ये एक टावर है, इसके नॉर्थ में एक पॉइंट है, इसको मैंने मान लिया है ए। तो इस पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है भाई 45 डिग्री, ठीक है। ये तो ये एक ट्रायंगल बनी है, देखो ऐसे हवा में, ऐसे ए बी सी। अब उसने बताया एक और पॉइंट है, पॉइंट बी, वो इस ए के ईस्ट में है, ना कि टावर के ईस्ट में। टावर के ईस्ट में होता तो यहाँ से देख लेते, ए के ईस्ट में है, ये मैंने मान लिया भाई, जो भी पॉइंट है। अच्छा, पॉइंट बी उसने ऐसे बताया ना, ये नहीं ले सकते हम। पॉइंट बी, यहां से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहां पर एक अलग ट्रायंगल बन रही है, यहां पर एक अलग ट्रायंगल बन रही है। अगर उसका एंगल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बन रही हैं स्पेस के अंदर। एक ट्रायंगल जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, दो अलग अलग ट्रायंगल खड़ी हैं हवा में, से दो अलग अलग ट्रायंगल खड़ी हैं, एक ऐसे साइड में, ठीक। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ट्रायंगल तो ऐसे करते आए हैं, बस उसने एक ट्रायंगल अलग प्लेन में खड़ी कर दी, इसलिए एक आधे बच्चे को दिक्कत होगी, अदरवाइज वही कंसेप्ट है। ध्यान से देखेंगे, उसने क्या बता रखा है, उसने बता रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 40। तो टावर की लंबाई निकालो, तो पहले रेशियोज निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पर एंगल कितना बता रखा है, 30 डिग्री। तो देखो दो ट्रायंगल हैं, एक 30 60 90 वाली है, PBO की बात कर रहा हूँ, 30 60 90। एक ट्रायंगल 45 45 90 वाले की है, और दोनों ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है, कौन सी, PO, टावर। टावर तो कॉमन है, तो बस खत्म बात। उसकी लंबाई से शुरुआत करेंगे। ये जो टावर है ये एक ट्रायंगल में 30 के सामने है, एक ट्रायंगल में 45 के सामने, तो मैंने एक मान लिया इसको। तो पहले सारे रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है जी। देखो, तो 45 वाले ट्रायंगल में 45 के सामने ए है, तो ये भी 45 ही होएगा, तो इसके सामने ये एक होएगा, सॉरी, ओ से लेकर ए तक क्या है, एक। अब आप देखो ट्रायंगल PBO में अगर 30 के सामने एक है, तो ये जो पूरा एंगल 60 होएगा, ये पूरा 60 के सामने √3 होएगा, ओके। अब आप आ जाओ, जमीन पर एक ट्रायंगल लेटी पड़ी है OAB,
जमीन पर एक ट्रायंगल लेटी पड़ी है ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड मुझे पता है एक साइड मुझे पता है √3, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और दूसरी साइड पता कर लेंगे। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा √2। ये क्या हो जाएगा √2। और उसने क्या बताया, उसने हमें बताई है इसी चीज की वैल्यू, √2 की वैल्यू बताई है क्या 40। तो एक्चुअल वैल्यूज कितने गुना है 20√2 गुना है। अगर √2 से काटोगे तो 2 से काटोगे √2 चिपकाओगे 20√2 आएगा, 20√2 गुना है। वो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट कितनी होगी, तो एक को क्या रिप्रेजेंट करेगा 20√2, एक्चुअल चीज है 20√2 गुना है। तो अच्छा मतलब √2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 1.414 पुट कर देते हैं भाई, इसका डबल कर देंगे 28 और एक जीरो भी है तो 28.28, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आ रही है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ सकती है मैंने जानबूझ के ऐसी ली है कि अगर ऐसी आए भी तो आप समझ पाओ क्या चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से फिगर बना के, ये डिब्बा विब्बा नहीं बनाना है, खुद से अगर बनाकर चाहे गंदी सी फिगर बना लो, दिमाग में ठीक होनी चाहिए, और एक बार करके देखो, दोबारा से करके देखो। और डरना नहीं है, ये आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं लाया। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer। तो कोई भी बैलून है या कोई भी चीज़ है वो आई पर कैसे एंगल बनाता है बताता हूँ मैं। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहीं पर देख लो आप, मैं अपनी आँख से ही बता रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मेरी आँख यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे मेरी आँख देख रही है, यहाँ पर मेरी आँख देख रही है, तो ये अल्फा एंगल है, ऐसे बोल रहा है वो। आँख तो एक ही जगह है, तो इस पूरी चीज़ को देखने के लिए ऐसे कि मेरी आँख पर क्या एंगल बन रहा है। A round balloon of radius r, इसका रेडियस r है, subtends an angle alpha at the eye of the observer। मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर की आंख है, ये इस बैलून को देख रहा है, तो एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक, तो ये जो सिचुएशन है ये कौन सी सिचुएशन है, ये सिचुएशन है एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच देना। अगर यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो आर आर, तो ये भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगी, ट्रायंगल नंबर 1 और 2। ये वाली, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है प्लेन ज्योमेट्री में। वही वाली सिचुएशन है कि टेंजेंट खींचती है एक हिसाब से। ठीक है जी, ये बैलून है गोल गोल, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहीं से वो है जी बीटा। धरती से इसका सेंटर ये है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैसे काउंट करेंगे कि जमीन के हॉरिजॉन्टल से कितने ऊपर सेंटर है, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। क्लियर है, फिगर समझ में आ रही है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, तो बैलून के सेंटर की हाइट बताओ, बैलून के सेंटर की हाइट बताओ, यानी कि ये चीज़ हमने बतानी है। ठीक, तो उसने हमें दो चीज़ें बताई है, एक तो ये अल्फा, एक ये बीटा। तो इस अल्फा को भी यूज़ करना है इसलिए बताया है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये टेंजेंट वाली सिचुएशन है, ये हमने खींच ली है। ठीक है, अब देखते हैं जरा, देखो बताओ, अब आप बताओ, मैंने सब कुछ बता दिया है, क्या ही चाहिए और इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई देखो अब ध्यान से, पहले तो नाम दे लेते हैं यार। अपने पास एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, डन, इसी में एंगल बीटा बना रखा है, तो इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। दूसरी अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, उनमें से एक यूज़ कर सकते हो आप कोई भी। एक तो ट्रायंगल हो सकती है ACE, बिकॉज ये रेडियस है R, तो एक तो ये बिकॉज ये टेंजेंट्स हैं AE और AD, एक तो ये R है, तो ये क्या होएगा, ये होएगा α/2। वही वाली सिचुएशन है टेंजेंट वाली, मैंने बताया एंगल दो बराबर हिस्सों में बटेगा इसमें। ठीक है, तो या तो राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ कर लो ACD को, या AEC को, किसी को यूज़ कर लो, α/2 ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, तो दो ट्रायंगल यूज़ करनी है। सपोज मैं ADC को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो ADC यूज़ करूँगा और ABC यूज़ करूँगा। जो भी मैंने दो ट्रायंगल यूज़ करनी है ABC और ADC, उनमें कॉमन क्या है, उनमें कॉमन है एक साइड AC। अब तक या तो परपेंडिकुलर कॉमन होता था या हाइपोटेन्यूज या बेस कॉमन होता था, उस भाई ने अब की बार हाइपोटेन्यूज कॉमन दे दिया, उसकी लंबाई को इक्वेट कर लूँगा, खत्म बात, खत्म। क्या करूँगा, दोनों ट्रायंगल में AC की लंबाई को इक्वेट कर लेंगे बस। तो अगर, अब ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है, तो ट्रायंगल ADC में
मुझे निकालनी है AC की लंबाई। AC की लंबाई, AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मेरे सामने परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, तो क्या चीज यूज करूंगा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, या तो साइन थीटा या कोसेक थीटा, कोई भी एक यूज कर लो, घबराना नहीं है कि सर कौन सा करेंगे। ठीक है, तो साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है R और हाइपोटेन्यूज जो कि है AC। तो इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू R इंटू, अब या तो ऑप्शन देख लो, साइन यूज कर रखा है या कोसेक। अल्फा बाई 2 में तो सेक या कोसेक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, साइन अल्फा बाई 2 को भी नीचे ले जाओ या ऊपर के ऊपर रख दोगे तो कोसेक हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा कौन सा यूज हो रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। तो AC इज इक्वल टू दिस। अब दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ, ABC में। ठीक है, मुझे निकालनी है सेंटर की हाइट कितनी है, यानी कि बीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रायंगल ABC में साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो हाइट मुझे निकालनी है वो, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है AC। इट इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू H। अब ये साइन बीटा को उधर भेजूं, साइन यूज करना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हाँ जी, तो ये हो जाएगा कोसेक बीटा। ऊपर ऊपर ही रखा मैंने। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर कर दूं AC को, तो भैया H कोसेक बीटा इज इक्वल टू R कोसेक अल्फा बाई 2। मुझे निकालना है H। जब इस कोसेक को उधर भेजूंगा तो इसको मैं बना दूंगा साइन बीटा, नीचे भेजूंगा तो कोसेक ही रहेगा, फिर ऊपर जाकर साइन बनेगा। अगर इज इक्वल टू के उधर भेजना है तो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो ये है भैया, H निकालना था, ऑप्शन है। तो इन चीज़ों से ऐसे नहीं डरना कि नई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है। सिर्फ यही नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आपने पहले देखा हो, कोई ऐसा आ जाए जो नहीं देखा, चीज़ें वही रहनी है, दिमाग को खुला रखना है बस। बस इतना खुला नहीं रखना कि कोई भी कचरा आके डाल जाए, फिल्टर भी लगा के रखना। ये करो, एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B। ओके, आइसोस्केलस है, ये ध्यान रखना है। D इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC। P एंड Q आर फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम D। तो पॉइंट D है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है AB और AC पर। AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका फीट है P, और AC पर किया है। सबसे पहली तो गलती बच्चे ये करते हैं कि गलत पर कर देते हैं, किन्हीं भी दो अलग पर कर देंगे ना, ध्यान से। शांति का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। कई बार आपको ये सिखाया जाता है जल्दी करो जल्दी करो, काम खराब ही होएगा। शांति का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कोई। स्किल में मजबूत बनो ताकि शांति से काम कर पाए, कॉन्फिडेंस से। ये नहीं कि स्किल तो हल्की पड़ी है, जल्दी करो भैया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड बढ़ानी पड़ती है, ये करनी पड़ती है, क्या पहले सीख तो लो चीज़ें, उनको अच्छा करो, उनकी प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हम धक्के से थोड़ी बढ़ा सकते हैं। मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, मान लो किसी की 100 मीटर की रेस है, प्रैक्टिस उसने कर नहीं रखी, कम ऑन ये करना है, आग लगा देनी है, हार नहीं है भाई। ऐसे में तो प्रैक्टिस छोड़ के सब ऐसे करने लग जाएंगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे, रनिंग, ये मोटिवेशन ही करेंगे 24 घंटे मोटिवेशन, फिर शायद उससे तेज भागता हो। तो स्किल मजबूत करो, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो, बार बार रिपीट करो, बार बार नोट्स को रिवाइज करो, मॉक्स के अंदर पेपर देने की स्किल मजबूत करो, अपने डिसीजन इंप्रूव करो। मिनिमम डिसीजन गलत होने चाहिए, ठीक वक्त पर ठीक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक राउंड में, मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को बाद में करो, अपने आप चीज़ें ठीक होती जाएंगी। यहाँ पर प्रेशर लेने से कुछ ठीक नहीं होना, काम करने से चीज़ें ठीक होंगी, तुक्के से कुछ ठीक नहीं होएगा। तो प्रेशर नहीं लेना। एक दिन में आप बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकते, एक दिन में एक दिन का काम कर सकते हो, उतना ही टेंशन लो, बस आराम से प्यार से उस काम को करो, आराम से सो जाओ। प्रोग्रेस हुई बढ़िया बात, हवा में नहीं आना है, क्योंकि वो अगले दिन डाउन भी आएगी, हो सकता है उससे अगले दिन डाउन आए, अप डाउन चलती रहती हैं चीज़ें। प्रोग्रेस नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा दिल नहीं दुखाना, वैसे दिल तो दुखेगा ही, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं दुखाना, दुखेगा। बहुत ज़्यादा दिल नहीं दुखाना कि गिल्ट में रह रहे हैं, बोल रहे हैं सारी चीज़ें खराब हो रही है, नहीं। लगातार जर्नी पर बने रहोगे, एंड तक सक्सेसफुल हो जाओगे, सिंपल। एंड तक जर्नी पर बने रहोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। रोज का काम रोज करोगे तो नहीं, बने रहोगे बीच में इधर उधर भटक जाओगे, चांसेस कम हो जाएंगे। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू ए, ए पी जो है ए है,
ए क्यू इस बी, तो इसने ये बताया था आइसोस्केलेस उसका क्या यूज़ होएगा, उसका यही यूज़ होएगा कि 45 है, मतलब 90 45 45 है ना। एंड बी ए डी इज़ 15 बी, अच्छा ये पॉइंट डी था, बी ए डी ये 15 है। अब यूज़ होएगा आइसोस्केलेस का, आइसोस्केलेस यानी कि 90 45 45, ये हो जाएगा 30। ठीक, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल 2 में, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो ठीक है, अगर ये 15 है तो ये 75 होएगा, तो इसका साइन निकालना है, इसका साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो ए है, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। अब उसने बी भी दे रखा है तो बी की टर्म में ही लिखूंगा मैं इसको। तो दूसरी ट्रायंगल में अगर 60 के सामने बी है तो 30 के सामने क्या होएगा, तो वो होएगा b/√3। 30 के सामने b/√3 तो 90 के सामने क्या होएगा 2b/√3, इसका डबल। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ साइन 75 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि a अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2b/√3, ऊपर मैंने लिख दिया √3, तो √3/2 AB ऐसा कुछ है ना, ऑप्शन सी। तो बाय दैट्स इट, अपना जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसी वीडियो के साथ खत्म होता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपकी सीखने की जरूरत थी सब सिखा चुका हूँ। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो अपने नोट्स हैं, हर एक टॉपिक के जो नोट्स हैं, जब मैं आपको यहाँ पर टॉपिक सिखाता हूँ, जो नोट्स हैं वो मुझे कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये नहीं है कि मैं बहुत महान हूँ, वो नोट्स हैं, मैं आदमी हूँ। ठीक है भाई, नोट्स आदमी को रिप्लेस नहीं करते हैं, और एटलीस्ट उस आदमी को नहीं करते हैं जिसने वो नोट्स बनाए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नहीं है कि लेक्चर ही छोड़ दिए सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, जब लेक्चर देखोगे तो दिल करेगा कि एक आधी चीज़ें लिख लूँ, काश मैं ये चीज़ लिख लूँ, एक आधे कंसेप्ट को वो नोट्स में लिख लो, जिस जगह पर लिखना चाहिए उस जगह पर लिख लो। तो जब आप नोट्स को रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें रिवाइज होती जाएंगी। तो जो मैंने भी आपको नोट्स दिए हैं PDF में, एक तो वो प्रिंट आउट नहीं कराने होंगे भी नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके मैंने, वो हाथ से लिखने हैं ताकि आप हाथ से लिखो, उनको अपडेट करते रहो और उनको बार बार रेगुलरली रिवाइज करते रहो। ठीक है, जब मॉक टेस्ट दो उसको अच्छे से एनालाइज करते रहो। बस ये काम रोज करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, मैक्सिमम दिन पेपर तक ये काम करोगे, सक्सेस होगी आपके हाथ में। ये काम जितना बेटर होगा उतनी बढ़िया रैंक हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।